बात सलाम के। आज मैं आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ कि जो अभी इलेक्शन की नौटंकी हुई 2022-2025 के नाम पर, मैं उसके बाद आपकी खिदमत में पेश नहीं हो सका था। इलेक्शन के ताल्लुक से जो तमाम हक़ाइक़ थे वो आपके सामने रख सकूँ, इसी के लिए मैं आज आपके सामने हाज़िर हूँ। बात शुरुआत से शुरू करूँगा कि 10/10/2022 के अखबार में इलेक्शन का अनाउंसमेंट किया गया, जो 12/10 को हमें जानकारी हुई, और उसके बाद इस नौटंकी का खेल शुरू हो गया। इसी अंजुमन हैदरी के एक लाइफ टाइम मेंबर मोहतरम डॉक्टर रिजवान अली साहब ने, जो इन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर का नाम दिया था, आपको मालूम है, पहले बता चुका हूँ, दोबारा इसलिए दोहरा रहा हूँ कि क्लिप थोड़ी तवील होगी, लेकिन पूरी जानकारी आप तक पहुँच जाए कि उन्होंने उनसे बराबर ईमेल और व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता कायम किया, और जब वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए और उन्होंने बार बार कहा कि जी आप अंजुमन हैदरी के ऑफिस से रब्ता कायम कीजिए, वोटर लिस्ट आपको वहाँ से मिलेगी, वगैरह वगैरह। तो 17 तारीख को डॉक्टर साहब ने रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के यहाँ इसकी कंप्लेंट दर्ज कराई, और जब वहाँ से भी कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला तो उसके बाद 22/10 को हाई कोर्ट से रुजू किया, जिसकी 31 तारीख पड़ी कोर्ट में, और 31 तारीख को ऑर्डर हुआ डॉक्टर साहब के लिए, और इन्होंने इसमें यह होशियारी चली कि इन्होंने अपना रिटर्निंग ऑफिसर ही चेंज कर दिया। बहरहाल ये मैं पिछले क्लिप में बता चुका हूँ। और 31 तारीख को जो डॉक्टर साहब को कोर्ट से ऑर्डर हुआ, उसमें एक रिलीफ ये मिला कि आप कोर्ट में कोर्ट से रुजू कर सकते हैं 13 तारीख के बाद, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ये है कि कोई भी इलेक्शन अनाउंस होने के बाद आप स्टे नहीं कर सकते, आप उसके खिलाफ स्टे के लिए नहीं जा सकते, आप उसको नहीं रुकवा सकते। तो ये इनकी एक चालाकी भी थी कि इन्होंने 36 महीने के बाद 37वां महीना किया, 37वें के बाद 38वें महीने में इन्होंने अनाउंस किया, जब सारी पावर इनके चीफ पैटर्न के पास चली जाती हैं इनके दस्तूर के अकॉर्डिंग। बहरहाल इसका वक्त आ गया है, इसका जवाब दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो मैं अब आपके सामने बात जो रख रहा हूँ वो आप बहुत गौर से सुनिएगा। देखिए, मैं पिछले 4 साल से ये कहता चला रहा हूँ कि दरगाह और अंजुमन का कोई ताल्लुक नहीं है इलेक्शन का। 10 तारीख को ये लोग अखबार में ऐड देते हैं कि अंजुमन हैदरी का इलेक्शन है 22-25, और 28 तारीख को 28/10 को नोटिस बोर्ड पर लिस्ट लगाते हैं कि मैनेजिंग कमेटी का इलेक्शन है। भाई ये तो बता दो कि मैनेजिंग कमेटी का इलेक्शन है या अंजुमन हैदरी का इलेक्शन है। इसका मतलब जो 4 साल से मैं कहता चला आ रहा था वो बात सही साबित हुई कि अंजुमन हैदरी और दरगाह शाह मर्दा का कोई लिंक नहीं है आपस में। और जिस दिन इलेक्शन होने वाला है, जब नोटिस बोर्ड के बाद इन्होंने इलेक्शन करवाया, तो इलेक्शन किसका करवाया? इन्होंने मैनेजिंग कमेटी का। अनाउंसमेंट करते हैं अंजुमन हैदरी के इलेक्शन का, इलेक्शन करवाते हैं मैनेजिंग कमेटी का। तो इसका मतलब यह है कि अगरचे ये मैनेजिंग कमेटी का इलेक्शन करवा रहे हैं, तो जो दिल्ली वक्फ बोर्ड ने मैनेजिंग कमेटी बनाई और जिसका मुकदमा हाई कोर्ट में अभी जेर इल्तवा है, इन दोनों में से कौन लीगल हुआ? अगर आप मैनेजिंग कमेटी का इलेक्शन करवाते हैं तो इसका मतलब आप खुद ही साबित करते चले जा रहे हो कि जो सरफराज पहली, दूसरी और तीसरी बात कह रहा था वो तीनों सच्ची थी। दरगाह का कोई लिंक नहीं है अंजुमन हैदरी से, अंजुमन हैदरी का कोई इलेक्शन नहीं है, मैनेजिंग कमेटी का इलेक्शन है। ये आपकी लिस्ट ऑफ, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है इसके। इसका मतलब यह है कि जो मैनेजिंग कमेटी दिल्ली वक्फ बोर्ड ने बनाई थी 5 जनवरी 2022 को, वही लीगल हुई, क्योंकि आप भी तो मैनेजिंग कमेटी का इलेक्शन करवा रहे हो। आपको तो, और आज से पहले 50 साल में कभी मैनेजिंग कमेटी का इलेक्शन नहीं हुआ, हमेशा अंजुमन हैदरी का इलेक्शन होता था। पहली बार हुआ। हम जानते हैं ये बात कि ये कोर्ट से बचने के लिए, कोर्ट की कार्रवाई से बचने के लिए ये इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर मैं बार बार कहता चला रहा हूं कि झूठ कभी सच नहीं हो सकता और सच कभी झूठ नहीं हो सकता। हमने ये बात साबित कर दी पहली कि अंजुमन हैदरी और दरगाह शाह मर्दा। बहरहाल अब जिस वक्त 31 तारीख का ऑर्डर हो गया और इसने हाई कोर्ट के बाहर आकर जो एक मोहतरम डॉक्टर रिजवान अली साहब लाइफ टाइम मेंबर हैं अंजुमन हैदरी के, उनके लिए बदकलामी और बदतमीजी का तरीकाकार इख्तियार किया, उस पर डॉक्टर रिजवान साहब ने 50 लाख रुपए का मानहानि का दावा किया इसके ऊपर। दूसरा दावा उन्होंने किया है फौजदारी का, इसकी बदतमीजी की वजह से, जो इसने बदतमीजी की थी। बहरहाल
ये एक सेपरेट चैप्टर है। हम सिर्फ इलेक्शन के ताल्लुक से बात कर रहे हैं। देखिए इलेक्शन में हमने पहले ही बता दिया था आपको कि कौन कौन चुन के आने वाले हैं। दरअसल हमारे पास एक ऐसा पत्थर है जिसको जब हम हाथ में लेते हैं तो हम फ्यूचर के बारे में, लोगों के बारे में बता देते हैं। इसी तरह हमने अंजुमन हैदरी के बारे में भी बता दिया था कि कौन कौन लोग चुनकर आने वाले हैं। जैसे कि नैयर अली तकवी शायद चौथी या पांचवी मर्तबा सदर मोहतरम, 5वीं टर्म में सदर बने हैं वो। आपको पता है इनको सदर क्यों बनाया जाता है या इनको किसी भी ओहदे पर क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये शिया जामा मस्जिद के इमाम के भाई है और वो इनके लिए उलमाओं को इकट्ठा करने का काम करते हैं। क्योंकि देखिए, मैं बार बार इस बात की मुखालफत कर रहा हूं कि जो ओहदेदार होंगे वो ठेकेदार नहीं होंगे, जो ठेकेदार होंगे वो ओहदेदार नहीं होंगे। ये नैयर अली तकवी अब सदर बने मैनेजिंग कमेटी के, अब तो अंजुमन हैदरी के सदर नहीं है। ये भी बात आप गौर से याद रखिएगा। अब इनके लड़के को ठेका मिला है वहां पर लाइटें लगाने का, इनके साहबजादे को। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ अब्बा जी ओहदेदार प्रेसिडेंट, दूसरी तरफ बेटा ठेकेदार, सब बल्ले बल्ले हो रही है। नईम फातिमा काज़मी की जहां तक बात आती है, नईम फातिमा काज़मी के खिलाफ जो हमने दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर कंप्लेंट लगाई थी, दिल्ली गवर्नमेंट ने 10/10/2022 को एक ऑर्डर पास किया जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि नईम फातिमा काज़मी ने अपने ओहदे का मिसकंडक्ट किया, अपने ओहदे का दुरुपयोग किया। उस नईम फातिमा काज़मी को बचाने के लिए, जिसको ये शिया चेयरमैन तक घोषित कर चुके हैं अपनी तकारीर में कि नईम फातिमा काज़मी दिल्ली वक्फ बोर्ड में शिया चेयरमैन है। बहरहाल होगी भाई, ये तो ये जाने। उस नईम फातिमा काज़मी के शौहर हैं रईस अब्बास, जो बेचारे रिजाइन दे चुके थे। हालांकि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी मैंने एजीएम की क्लिप देखी है, उसमें वो आफ्ताब शरीयत के बिल्कुल हम बगल में बैठे हैं। तो या तो वो मुस्तहिद हो गए या आफ्ताब शरीयत कहां पहुंच गए। रईस अब्बास जैसा आदमी जो माले इमाम खा चुका है, रईस अब्बास जैसा शख्स इनके बराबर में बैठा है। तो या तो रईस अब्बास मुस्तहिद या फिर आफ्ताब शरीयत। एक बात, मेरी ये बात अकल से परे है कि जिस अंजुमन हैदरी की मैनेजिंग कमेटी का इलेक्शन हुआ है ना, अब 275 वोटर्स पर मुश्तमिल है। वहां पर 26 लोग कंटेस्ट कर रहे थे, इलेक्शन लड़ रहे थे अलग अलग ओहदों पर। हैरत की बात यह है कि 26 लोग तो इलेक्शन लड़ रहे थे और 15 लोग उनके साथ देके जा रहे थे दरगाह शाह मर्दा में। हमारे पास वीडियोग्राफी है उसकी। और डाइस पर 25 से ज्यादा उलमा बैठे थे। भाई वहां उलमा क्या कर रहे थे, मेरी ये बात समझ में नहीं आती। मैंने वहां पर लिखा हुआ देखा, आउटसाइडर नॉट अलाउड। हम आउटसाइडर हैं भाई, आउटसाइडर नॉट अलाउड। तो वो उलमाए कराम आउटसाइडर थे या नहीं? अगर वो उलमाए कराम आउटसाइडर थे तो वो वहां क्या कर रहे थे? और आपके यहां आउटसाइडर की डेफिनेशन क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा भाई हमारे। बहरहाल वक्त आने पर शायद हमारी भी समझ में आ जाए कि आउटसाइडर की डेफिनेशन क्या होती है। तो बहरहाल ये नौटंकी 3 बजे तक तमाम हुई और वहां पर 25 लोगों का जंग सैलाब उभरा वोट डालने के लिए। और हमने सुना कि 25 लोग जोरबाग मेट्रो स्टेशन तक लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। हमने सुना एक क्लिप में कि रात को 2 बजे से ही लोग वोट डालने चले गए थे। बहुत बड़ा इलेक्शन हुआ है भाई। लेकिन बहरहाल ये तो इनका अपना जाती इलेक्शन है, इसमें हमारा कोई ऐसा रोल भी नहीं है, कोई हमारा ऐसा कोई ताल्लुक भी नहीं है, कोई हमारी ऐसी इसमें शिरकत भी नहीं है। लेकिन सुना कि भाई बहुत बड़ा जन सैलाब था, 26 लोग कंटेस्ट कर रहे थे, 15 लोग वोटर थे और 25 उलमा बैठे थे। हमारे आफ्ताब शरीयत साहब ने बयान फरमाया कि उनकी वजह से शीला दीक्षित, उनकी वजह से कई ऐसे दिल्ली के नेता, अहमद पटेल साहब, जो माले इमाम से टकराएगा वो
ये सब हम देख रहे थे, ये सारी चीजें हमें क्लिप्स के जरिए पता चली हैं, क्योंकि आउटसाइडर वहां पर अलाउड नहीं थे। यहाँ पर जो मैं आपके सामने जो खास चीज रख रहा हूँ वो एक खास वजह से रख रहा हूँ कि जो अभी अंजुमन हैदरी, अब तो लफ्ज हटा देना चाहिए, मुझसे गलती हो रही है, बार बार माफी चाहता हूँ। मैनेजिंग कमेटी का जो इलेक्शन हुआ है, जो ऑफिस बेयरर्स चुनकर आए हैं, उनके बारे में मैं दो चार बहुत ही मोहतरम हस्तियां हैं जिनके बारे में मैं आपको जिक्र करने जा रहा हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं, जैसे नैयर अली तकवी से मैंने शुरू किया कि वो मेरी जानकारी के मुताबिक तीसरी, चौथी या पांचवी बार मनसब सदारत फाइज हुए हैं। और ये मतलब 2010, 2013, 2016, 2019 और 2022, इसी तरह बहादुर 2010, 2013, 2016, 2019, 2022, ये वो लोग हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है अभी कि या तो शिया कौम में इस कदर बेजारी पाई जा रही है दरगाह के मामले से कि लोग अब इलेक्शन में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रखते, या फिर ये लोग इतने आला मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि अब इनको हटाया ही नहीं जा सकता। शायद ये लाइफ टाइम सदर बन जाए तो बेहतर है इससे अब, या फिर इन ओहदों को हमने इतना बदनाम कर दिया है कि अब कोई इलेक्शन लड़ने में इंटरेस्ट रखता ही नहीं है। जैसे मैंने आपको नैयर साहब के बारे में बताया, जैसे मैंने आपको बहादुर के बारे में बताया, एक जामी साहब है, वो भी शायद चौथी या पांचवी मर्तबा 2010 के बाद लगातार किसी ओहदे पर चुनकर आए हैं। एक वो मिराज साहब हैं, वो पिछले 2022 वाले इलेक्शन में इस्तीफा देके जा चुके थे 2022 से पहले, अब फिर वो कमेटी में आ गए। या तो पहले कमेटी खराब थी, अब अच्छी है, और अगर पहले अच्छी थी तो अब खराब है, भाई इस्तीफा देके गए थे। वही लोग रिपीट हो रहे हैं, ये हम बार बार कह रहे हैं, ये आप बार बार गौर से देखिए। दरअसल ये लोग ओहदेदार के नाम पर ओहदेदार बनाम ठेकेदार हैं। ये मौलवियों की खरीद फरोख्त करते हैं, ये मौलवियों को एनवलप से यूज करते हैं, क्योंकि वहां अशरा कौन पढ़ेगा, वहां मजलिस कौन पढ़ेगा, वहां मजलिस कौन नहीं पढ़ेगा, किसको अशरा नहीं पढ़ने दिया जाएगा, ये सब इनकी कुदरत में है। इसलिए शायद उलमा हजरात भी इनसे किनारा करते हैं। मैं बहुत ही माफी के साथ उलमा हजरात का जिक्र कर रहा हूं, लेकिन जो सच है वो तो कहना पड़ेगा। लेकिन उलमा हजरात की खामोशी कब तक, आखिर कब तक उलमा हजरात जो हमारे गार्जियंस हैं कब तक चुप बैठे रहेंगे? कब तक ये कौम पर सितम जरीफी होती रहेगी? और इस खामोशी का हमें तो असबाब पता चल ही गए थोड़े बहुत, लेकिन कौम तक आने वाले हैं। इलेक्शन के ताल्लुक से बात कर रहा हूं, इलेक्शन के बारे में बताना चाहता हूं, कौम को, मिल्लत तक ये बात, ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि दरगाह शाह मर्दा में क्या हो रहा है। जो कुछ हमने भविष्यवाणियां की थी वो सब साबित हुई। कौन चुनकर आएगा, कौन लोग होंगे, कौन लोग नहीं होंगे, हालांकि ये सारा हिसाब कोर्ट में लिया जाएगा भी, इसमें से किसी भी चीज को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन आप तक इलेक्शन के बाद जो ये पहुंचा रहा हूं वो इसलिए कि आप लोग ये बात समझ लें बहुत अच्छी तरह कि दरगाह शाह मर्दा में एक्चुअल हो क्या रहा है। रईस अब्बास का इस्तीफा बताया मैंने आपको, अभी एक और रिजाइन आया मेरे सामने, जो ये फिरोज साहब हैं। हैरत की बात यह है कि ये 9वें महीने में, मैं आपको वो दिखा भी दूं, 12/9/2022 को रिजाइन दे रहे हैं। ये नईम फातिमा काजिमी के भाई हैं, ये रईस अब्बास के भाई प्लस साले हैं, और ये अंजुमन में एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं 19-22 में, और ये रिजाइन देकर चले जाते हैं। कब रिजाइन देते हैं ये? जब अंजुमन का टेन्योर, ओहदेदारान का इलेक्शन का टेन्योर 24/8/2022 को खत्म हो चुका, ये रिजाइन देते हैं 12/9/2022 को, सिर्फ इसलिए कि आप नईम फातिमा काज़मी को बचा लोगे उसके गुनाहों पर। नहीं, ये तुम्हारी भूल है। रईस इस्तीफा देते हैं तो वो डाइस पर सबसे आगे बैठे हैं। वसीम इस्तीफा देते हैं टेन्योर खत्म होने के बाद। भाई नईम फातिमा काज़मी के 2 लोगों ने इस्तीफा दिया, घर वालों ने, 2 घर वाले इन हो गए।
आज 2 घर वाले इसी में तो हैं, इसी लिस्ट में मौजूद है हमारे पास। नईम फातिमा के घर से 2 लोग इसमें मौजूद हैं। क्या साबित करना चाहते हो? हम कोर्ट में साबित करेंगे कि नईम फातिमा काज़मी ने अपने पद पर रहते हुए अपने शौहर रईस अब्बास, अपने भाई वसीम अब्बास, अपने कजन बहादुर को फायदा पहुंचाया, कानूनी और गैर कानूनी। दरगाह वालों पर जुल्म किए, धमकियां दी, इल्लीगल नोटिस दिया, उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप क्या समझते हो कि ये सिर्फ नकली इस्तीफों से बात खत्म हो जाएगी? आप लोग घर बैठ जाओगे, हम लोग घर बैठने देंगे आपको? नहीं, ऐसा नहीं होगा। कानून की आंखों पर पट्टी जरूर बंधी हुई है, लेकिन हाथ बहुत लंबे कानून के। बहरहाल इसके बाद चूंकि बात इलेक्शन से रिलेटेड हो रही है, इसलिए मैं अपने इस वक्त जो आपके सामने मैसेज दे रहा हूं या जो आपके सामने कह रहा हूं उसको मैं इधर उधर डाइवर्ट करना नहीं चाहता। देखिए, जितनी बातें मैंने अभी तक इस क्लिप में आपसे कही हैं वो मैं आपको सबूत के तौर पर फोटो के साथ दे रहा हूं। सबसे पहले जो मैं आप स्क्रीन पर फोटो देखेंगे उस अखबार का है जिसमें अनाउंसमेंट हुआ है अंजुमन हैदरी के इलेक्शन का, और उसके बाद ये 10 तारीख का अखबार है। उसके बाद 1 तारीख 1/11/2022 की जो लिस्ट मैं आपके सामने दे रहा हूं, ये दरगाह के नोटिस बोर्ड पर लगा हुआ है, मैनेजमेंट कमेटी इलेक्शन 2022। आप डेट नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आप 13/11/2022 को डेली सहाफत में देखेंगे, दरगाह शाह मर्दा व दीगर औकाफ की मुतवल्ली। ये बात मैं दोबारा रिपीट करूंगा अभी, दरगाह शाह मर्दा व दीगर औकाफ की मुतवल्ली अंजुमन हैदरी का इलेक्शन आज। इसके बाद 15/11/2022 डेली सहाफत में लिखा है, उर्दू का न्यूज़पेपर है, अंजुमन हैदरी रजिस्टर्ड दिल्ली का इलेक्शन पुरअमन माहौल में मुकम्मल हुआ। यहां पर जो खास बात बताने की है वो ये है कि 10/10/2022 से लेकर 15/11/2022 तक अंजुमन हैदरी मैनेजिंग कमेटी बनती है, मैनेजिंग कमेटी का इलेक्शन होता है। उसके बाद फिर दोबारा 13/11 को वो अंजुमन हैदरी का इलेक्शन हो जाता है। 15/11 को अंजुमन हैदरी के इलेक्शन की चुनाव की तमाम जानकारियां अखबार में आ जाती हैं। ये सब मैं रिपीट कर रहा हूं, आप स्क्रीन पर इनके फोटो देखेंगे। यहां पर जो मैं दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूं वो इस बात को दोहरा रहा हूं कि जो अंजुमन हैदरी ने अपना दस्तूर अमेंड किया था 2016, 17, 17, 18 में, मैं बार बार तमाम दिल्ली की जितने भी अंजुमन हैं, जो रजिस्टर्ड अंजुमन हैं खासतौर से, उनको इस बात के लिए आगाह कर रहा था कि ये अंजुमन हैदरी का जो दस्तूर बना है ये दरगाह के लिए नहीं, सिर्फ दरगाह के लिए नहीं, दिल्ली के जितने भी शिया औकाफ हैं सबकी मुतवल्ली शिप की दावेदारी है। और वो बात मुझ पर, हालांकि उसका इल्जाम लगा कि मैं शिया प्रॉपर्टी को सुन्नियों को दे दूंगा वगैरह वगैरह वगैरह, ये बहुत पुरानी बातें हो गई, पुराने इल्जाम हो गए। लेकिन जो बात मैं कह रहा था कि अंजुमन हैदरी के कॉन्स्टिट्यूट में कहीं भी यह नहीं लिखा कि वो दरगाह शाह मर्दा की मुतवल्ली है। वहां लिखा है कि जितने भी दिल्ली के शिया औकाफ हैं सबकी मुतवल्ली है, और उसकी जो निशानी है, उसकी जो शहादत है, गवाही है, वो 13/11/2022 डेली सहाफत उर्दू के अखबार में पढ़ लीजिएगा। दरगाह शाह मर्दा व दीगर शिया औकाफ की मुतवल्ली अंजुमन हैदरी का इलेक्शन आज। ये मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा। ये बात मैं इसलिए बार बार आपको जताने की कोशिश कर रहा हूं कि इन लोगों की मंशा क्या है। आप लोग सिर्फ किसी की घर बैठे मुखालफत सुनकर मुखालफत या अपनी जाती मुखालफत की वजह से किसी की मुखालफत नहीं कर सकते ना। मेरी और आपकी मुखालफत जाती या मेरी किसी से भी मुखालफत जाती हो सकती है, लेकिन ये मुहाफजत माले इमाम का मसला है।
और आपको यह हकीकत समझनी पड़ेगी कि अंजुमने हैदरी के ओहदेदारान, मैनेजिंग कमेटी के ओहदेदारान महमूद पराचा के साथ मिलकर क्या गेम खेल रहे हैं। आप सिर्फ मेरे नाम का मेरा फोटो घर में लगाकर उस पर चाकू मारते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे अपने घर बैठकर कोसते रहिए, 4 आदमी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि इन लोगों की मंशा क्या है। यह बात मैं आपके सामने बहुत जोर देकर कह रहा हूं। इस बात के जो भी सबूत चाहिए हो वो मेरे पास दस्तयाब है। आप नहीं आ सकते, किसी और को भेज दीजिए, किसी और को भेज दीजिए, और किसी को भेज दीजिए। लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए कि दिल्ली के शिया औकाफ के साथ क्या होने जा रहा है। हालांकि वो इल्जाम मुझ पर लगे हैं, मैंने एक ऐसा एफिडेविट दिया, अमानतुल्लाह ने एक ऐसा एफिडेविट दिया, अमानतुल्लाह ने किराएदारों का एफिडेविट। अरे भाई कहां है वो एफिडेविट? बहरहाल इस बात को मैं यहां पर फुल स्टॉप कर रहा हूं। जो लोग इस क्लिप को देखें वो बराए करम इस पर गौर करें। इसके बाद अभी एक अखबार में 16/11/2022 के अखबार में एक खबर आई कि डीडीए ने दरगाह शाह मर्दा की प्रॉपर्टी पर एक मुकदमा किया था और उस मुकदमे में अंजुमन हैदरी को बड़ी कामयाबी मिली। डीडीए स्टे लेने गई थी, कोर्ट ने उनको फटकार दिया, स्टे नहीं दिया। अरे भाई सबसे पहले कानूनी बात समझो, जब डीडीए डेमोलिशन ऑर्डर लेकर आ रहा है तो उसके खिलाफ स्टे हम लेने जाएंगे, ना कि डीडीए अपने डेमोलिशन के खिलाफ स्टे लेने जाएगा। डीडीए को स्टे नहीं दिया, किस बात का स्टे नहीं दिया? भाई डीडीए तो डेमोलिशन का नोटिस लगा रहा है बकौल तुम्हारे, तो स्टे आप लेने जाएंगे, डीडीए थोड़ी लेने जाएगा। और वो मुकदमे का नंबर क्या है जो 16/11/2022 के अखबार में छपा है, उसकी फरवरी में डेट भी है। भाई कौन सा मुकदमा है, कौम को बताओ। अगर कौम को आप नहीं बताओगे तो अगली क्लिप में मैं डिटेल बताऊंगा उसकी, कि डीडीए ने कौन सा मुकदमा किया था, उसका क्या हश्र हुआ और अब आप उसको क्यों उभार रहे हो। दरअसल तुम इससे पहले भी इसी तरह करते चले आए हो कि आजादारी के नाम पर मासूम मिल्लत को लेकर दरगाह पहुंचते थे और वहां पर उनसे धरने प्रदर्शन करवाते थे, फिर वो जेलों में बंद होते थे और उन पर मुकदमे होते थे। इसी तरह तुम ये कर रहे हो। तुम्हें आने वाले वक्त में ये डर सताने लगा कि तुम्हारे खिलाफ ऑर्डर होने वाला है, तो तुमने इस मुकदमे के ऑर्डर को डाइवर्ट कर दिया डीडीए की तरफ। डीडीए के मुकदमे के नाम पर उलमाओं को भीड़ इकट्ठी कर रहे हो, उलमाओं की, अवाम को वर्गला रहे हो कि डीडीए हमारी जमीन तोड़ने आ रहा है। हम गारंटी दे रहे हैं, पूरी कौम और मिल्लत के सामने पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 1 इंच जमीन दरगाह शाह मर्दा की, करबला की, छोटी करबला, बड़ी करबला, नक्कार खाना जो पार्क पड़े, 1 इंच जगह नहीं जाने देंगे। ये हम दावे के साथ कह रहे हैं अल्लाह के कर्मो बदल से। लेकिन तुम लोग कौम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। इस मुकदमे में हम जब पोजीशन लेने जाएं उससे पहले उस मुकदमे के नाम पर भीड़ इकट्ठी कर रहे हो। और एक बड़ी अजीबोगरीब बात मैंने आफ्ताब शरीयत के मुंह से सुना, आपके लबे मुबारक से बात निकल रही थी कि उलमा हजरात को चाहिए कि मस्जिदों से ऐलान करें, अवाम को बेदार करें कि वो लोग तैयार रहें। मेरे भाई जिस वक्त वोटर बनाने का टाइम आता है तो वो आउटसाइडर हो जाते हैं, जिस वक्त ओहदों पर इलेक्शन लड़ने का नंबर आता है तो वो आउटसाइडर हो जाते हैं। जब कोई भी एजेंसी दरगाह की जमीन को एक्वायर करने आती है तो उनकी जरूरत पड़ती है, वो इनसाइडर हो जाते हैं। भाई जिस वक्त दरगाह में अवाम की जरूरत है तो वो अब मौलवियों को जिम्मेदारी दी जा रही है, इमामों को जिम्मेदारी दी जा रही है कि मस्जिदों से ऐलान करे। और जिस वक्त काम हो गया, जमीन खाली हो जाती है, तो महमूद पराचा खड़ा होकर कहता है दरगाह शाह मर्दा के माइक से कि आप वॉलंटियर बनिए। भाई किस तरफ लेके जा रहे हो कौम को? कौम को सच बताते क्यों नहीं?
कि डीडीए के मुकदमे की सच्चाई क्या है और तुम कौन से डर में कौम को इकट्ठा कर रहे हो। दो चीजों को एक जगह मिलाकर दिखाने की कोशिश कर रहे हो। आप नहीं बताओगे, अगली क्लिप में हम बताएंगे डिटेल के साथ कि डीडीए के मुकदमे का एक्चुअल क्या है, उसकी हकीकत क्या है और तुम कौम को क्यों इकट्ठा कर रहे हो। तो मैं दिल्ली के अवाम से, दिल्ली एनसीआर के अवाम से ये गुजारिश कर रहा हूं, अल्लाह के वास्ते सच्चाई जानने की खुद कोशिश कीजिए। जो आप तक सच्चाई नहीं पहुंच रही है, आप मुझे फोन करके मालूम कर सकते हैं। मैं दस्तावेज के साथ, आपको सबूत के साथ सारी सच्चाई बताऊंगा और इन लोगों के पर्देफाश करूंगा। जब चाहते हैं कौम को इकट्ठा कर लेते हैं, जब चाहते हैं कौम को खदेड़ देते हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से कौम को इकट्ठा करते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से कौम को खदेड़ देते हैं। दरअसल दरगाह शाह मर्दा पर काबिज रहने का जो खेल, जो इनका गेम प्लान है, जो इनका खेल है, वो ये है कि ये आफ्ताब शरीयत का चेहरा इस्तेमाल करते हैं। चाहे इसमें नैयर हो, चाहे इसमें बहादुर हो, जामी हो, शहजाद हो, जो गासिब माले सुसर है, क्या वो मुहाफिज माले इमाम हो सकता है? नहीं। ये बात मुझे अभी बीच में याद आई तो मैंने गुस्से में कह दी है कि आप लोग आफ्ताब शरीयत के चेहरे का इस्तेमाल करते हैं। वक्फ बोर्ड में नईम फातिमा काजमी बैठी है, वो आपको गैर कानूनी सपोर्ट करती हैं। बहरहाल हिसाब तो सभी का होता है, उनका भी होगा, हमारा भी होगा, आपका भी होगा। नईम फातिमा काजमी के नाम पर जितना खेल आपने अब तो आपने उनको शिया चेयरमैन ही घोषित कर दिया दिल्ली वक्फ बोर्ड का। यह भी हमें पहली बार पता चला है कि नईम फातिमा काजमी, कल ही कोई मीटिंग हुई थी, उसमें उनको शिया चेयरमैन ही घोषित कर दिया है और उन्हीं की वजह से दिल्ली की तमाम औकाफ बच गई शियाओं की। तो नईम फातिमा काजमी के शौहर से वो वाला औकाफ भी बचवा दो, करोल बाग वाला, जिस पर वो काबिज बैठे हैं। और आप औकाफ की मुहाफजत की बात करते हैं, आप हमारे कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं। आप देखिए, आपके वालिद मोहतरम पर अभी 19/11/2022 को 308 का मुकदमा लगा है यूपी से। वहां पर चाकू जनी की है, रॉड और सरिये मारे गए आपके वालिद मोहतरम के जरिए। आपके चचा का नाम है उस एफआईआर में। अभी 5 दिसंबर 2022 को आपके वालिद मोहतरम के वारंट निकले हुए हैं 420 के केस में। उसमें उनको हाजिरी देनी है 5/12 को। 25 से ज्यादा एफआईआर आपके ऊपर है, जो मैं अभी इसी स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं। हमारे कैरेक्टर की बात करते हो। दरअसल मजहबी लिबास ओढ़कर तुम माले इमाम लूटने की कोशिश कर रहे हो। तुम मिल्लत को सच सामने आने ही नहीं देना चाहते। ये जो पूरा तुम्हारा जमे गफीर है ना, ये पूरा जो तुमने एक कंपनी बनाई हुई है, इसी का तो पर्दाफाश करना है। बहुत भाई कंपनी है ना। दिल्ली वक्फ बोर्ड में नईम फातिमा काजमी बैठी है। अंजुमन हैदरी में अब उनके शौहर नहीं है, उनके भाई नहीं है, उनके दूसरे भाई मेंबर हैं, उनके तीसरे भाई कजिन, उनके कजन है, वो मेंबर बन गए। जब आपको भीड़ इकट्ठी करनी होती है तो आपके पास आफ्ताब शरीयत जैसा चेहरा है, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो। जगह जगह से उनकी ताकत का इस्तेमाल करके मजलूमों पर जुल्म होते हैं और झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं। नईम फातिमा काजमी वक्फ बोर्ड में बैठी है, कानूनी मदद करने के लिए महमूद पराचा मौजूद है, दिल्ली पुलिस में सेटिंग करने के लिए हसन मौजूद है, वो रिटायर्ड है वहां से। जबकि दिल्ली पुलिस आपसे सेटिंग वेटिंग कुछ नहीं करेगी, अभी सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर आने दो। ये जो आपने षड्यंत्र रचा हुआ है ना माले इमाम खाने का, ये 200 से ज्यादा करोड़ रुपए, 200 करोड़ से ज्यादा का मामला है। ये 200 करोड़ से ज्यादा का घपला है, ये 200 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है जिसका हिसाब लिया जाएगा। और अभी मैंने क्लिप के जरिए सुना कि आप ये दावा पेश कर रहे थे कि हम ऑडिट कराते चले आ रहे हैं।
भाई हमें भी वो ऑडिट की कॉपियां दे दो। और हमने पहली बार सुना कि हम जो दिल्ली वक्फ बोर्ड में 7% जमा कराते हैं, अभी 28 लाख रुपए अंजुमन हैदरी के दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ। दिल्ली वक्फ बोर्ड मकरूज है अंजुमन हैदरी का 28 लाख रुपए देने का। ये सिर्फ ऑडिट से बचने के लिए है कि आपको वहां रकम जमा ना करनी पड़े, आपको हिसाब ना देना पड़े। बहरहाल ये सब चीजें अब स्टेप वाइज सामने आ रही हैं। और मैं अपनी अगली क्लिप से पहले आप लोगों से इस वक्त इजाजत चाहूंगा कि अगली क्लिप जो मैं लेकर आ रहा हूं, या अगली क्लिप में जो मैं आपके लिए मैसेज लाऊंगा, वो डीडीए का जो मैसेज है, जो डीडीए के मुकदमे का ये जिक्र कर रहे हैं 16/11/2022 के अखबार में, मैं उसकी पूरी हकीकत आपके सामने लाऊंगा कि एक्चुअल में वो है क्या। फकत सलाम।